Doing all, let's continue. Let's start with electrochemistry. And guys, in case of electrochemistry, we learn about two type of things. ठीक है? First of all, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग कैसे स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। So, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which is also called as galvanic cell, एंड दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ गाइस, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज आल्सो कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इन दोनों में ना हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? तो पहले इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को एंड तक ये नहीं समझ में आता कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इन एक में कौन सा टाइप की रिएक्शन होती है, दूसरे में कौन सा टाइप की रिएक्शन होती है, एक में कैथोड कौन होता है, दूसरे में कैथोड कौन होता है। तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी यूज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लोग कौन से टाइप की रिएक्शन यूज करने वाले गाइस? तो वी आर गोइंग टू यूज spontaneous reaction. Now guys, if we are using spontaneous reaction in electrochemical cell, so in electrolytic cell we will use non-spontaneous reaction. चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, फॉर spontaneous reaction what is the value of delta G? For spontaneous reaction what is the value of delta G? So for spontaneous reaction delta G is negative, and for non-spontaneous reaction delta G is positive. Guys, यहाँ पे हो रहा क्या है? तो देखो, रिएक्शन अगर अपने आप हो रही है तो ये इसे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देगी? व्हाट डू यू थिंक? इफ अ रिएक्शन इज अकरिंग स्पॉन्टेनियसली, so we have to provide some electrical energy to it, या it will give us some energy. What do you think? अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो गाइस मुझे बताओ, कोई चीज अगर अपने आप हो रही है तो वो हमने एनर्जी देगी, या उसे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? बताओ, पहले एनर्जी के टर्म्स में बताते हैं। चलो, तो इट विल गिव, करेक्ट, हम लोगों को वो एनर्जी देगी। गाइस एनर्जी के बारे में सोचो ना, अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है तो इट विल गिव अस सम एनर्जी। चलो तो उनको वापस थोड़ा थर्मोडायनामिक्स याद दिला। तुम लोग बेसिक पहले वाली चीजें कैसे भूल सकते हो? देखो, यहाँ पे ये बॉल अपने आप नीचे आएगी, और यहाँ पे ये बॉल को हम लोगों को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, ओवर हियर एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है या एनर्जी गिव आउट होती है? यहाँ पे दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी गिव आउट होती है, बराबर? तो एनर्जी इज लिबरेटेड, एंड यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब। वो बॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, हम लोगों को उस बॉल को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो गाइस टेल मी, इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी इज लिबरेटेड या एनर्जी इज एब्जॉर्ब? तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी हमेशा बाहर लिबरेट होगी। एंड यहाँ पे हम लोग कौन से टाइप की एनर्जी स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कौन से टाइप की केमिस्ट्री या फिर एनर्जी स्टडी करने वाले हैं? तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम लोगों को मिलती है। क्या इसमें क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ये तो लिख देना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो हो रही नहीं है। अब गाइस अगर कोई रिएक्शन हो रही नहीं है तो हम लोग उसको धक्का दे दे के, मतलब कोई अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसको हम लोग धक्का दे दे के स्टार्ट करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे ये एनर्जी रिएक्शन हो नहीं रही है,
तो इसे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईएमएफ, ईएमएफ बोलना गलत हो जाएगा बट ठीक है, चलेगा, ये ईएमएफ चल जाएगा। ईएमएफ इज कंज्यूम्ड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी और यहाँ पे हम लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है रिएक्शन के थ्रू। हाँ, एब्जॉर्ब करेक्ट होगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म रहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो केमिस्ट्री में कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का फुल फॉर्म रहता है, केमिस्ट्री में इसके ऊपर कुछ काम नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बट केमिस्ट्री में इसका कुछ काम नहीं है। ओके, लेट इट बी। चलो, अब अगेन मैंने जैसे बोला था कि बच्चों को एंड तक डिस्टिंग्विश करने में तकलीफ होती है कि भाई कैसे किधर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जो तुम लोगों को बहुत काम आएगी। सबसे पहले तुम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर आनी चाहिए। तो गैस मुझे बताओ अल्फाबेटिकली विच वन विल कम फर्स्ट, लेफ्ट या राइट? अल्फाबेटिकली विच वन विल कम फर्स्ट, लेफ्ट या राइट? पहले आएगा लेफ्ट, दूसरा आएगा राइट। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, कैथोड या एनोड? अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, कैथोड या एनोड? एनोड आएगा। तो गाइस एनोड जो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, एंड कैथोड जो रहेगा वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहने वाला है। अब गाइस मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑक्सीडेशन पहले आएगा या रिडक्शन पहले आएगा? पहले क्या आएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, वो पहले आएगा। तो गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। तो एनोड जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड जो राइट हैंड साइड पे रहता है उसके ऊपर होता है रिडक्शन। ठीक है, एंड गाइस मुझे बताओ पहले अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ऑब्वियसली इतना तो तुम लोग होशियार हो कि नेगेटिव पहले आएगा। तो एनोड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड कैथोड जो राइट हैंड साइड पे है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। मेरे ख्याल से ये ट्रिक ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, याद रखने जैसी है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। कुछ लोग इसको लोन याद रखते हैं, इसलिए तो मुझे सेंड भी किया था। लोन याद रखते हैं, लोन भी याद रख सकते हो, तुम लोगों के ऊपर है। ठीक है, LOAN। ठीक है, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू, तुम लोगों को ऐसे याद रखना है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे होता है, सब कुछ सेम गाइस, सब कुछ सेम। लेफ्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाओ, लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद एनोड कैथोड, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कुछ भी कर लो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन। ठीक है, बट अब सारी चीजें सेम होगी तो गाइस सेल भी सेम हो जाएगी। तो लेफ्ट वाला एनोड जो है वो यहाँ पे रहता है पॉजिटिव, एंड राइट वाला जो है वो रहता है नेगेटिव। तो गाइस दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर में हम लोग ये दो ही टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं। नंबर वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सेल इन विच केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बराबर, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होके हम लोगों को कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, electrolytic cell. So what is the meaning of electrolytic cell? In which electrical energy, electrical energy is converted into
केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक एकदम सिंपल सिंपल चीज हम लोगों ने कवर कर ली है। इधर तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। गाइस, ये हम लोगों के दिमाग में पहले आया कैसे कि यार जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखो, ये करने का काम किया था डैनियल करके एक साइंटिस्ट था उन्होंने, तो उनके नाम पे ही हम लोगों ने उस सेल का नाम दिया डैनियल सेल। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट डैनियल सेल। ठीक है, ना व्हाट इज डैनियल सेल, चलो देखते हैं। डैनियल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल बना के दी थी। तो अब यहाँ पे गाइस, सॉरी अदरवाइज आई डोंट नो दैट। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्चुअली डिड नॉट, आई गेस, डिड नॉट। ओके, तो उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाज क्वाइट इजी। केमिकल रिएक्शन थी CuSO4। ये रिएक्शन इन लोगों ने बहुत बार की है। CuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में रहता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं, एंड इट गिव्स अस ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। बराबर। तो हाँ, ओके गाइस, हम लोग सबसे पहले स्टडी क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डैनियल सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ना यहाँ पे देखो गाइस, मैंने जो ऊपर लिख के दिया है वो सब करेक्ट है। हम लोगों ने स्कूल में जो भी पढ़ा था वो भी करेक्ट था, बट कंप्लीट करेक्ट नहीं था। तुम लोगों को स्कूल में जो पढ़ाया गया था वो पूरा नहीं पढ़ाया गया था। तो अभी के लिए तुम लोगों को अगर स्कूल की कोई भी चीज लग रही है कि अरे स्कूल में हम लोग को ये पढ़ाया गया था, सर ये बोल रहे हैं, तो डोंट वरी, जो कुछ लिखा के दिया है दैट इज करेक्ट। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब वही है, ए टुक अ बीकर। गाइस चलो, तुम लोगों की मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4। व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4? कलर ऑफ CuSO4 इज ब्लू। वेरी नाइस। तो CuSO4 का सोल्यूशन लिया विच इज ब्लू इन कलर, एंड उसके अंदर उन्होंने डिप करके रखा, उसके अंदर उन्होंने डिप करके रखा कॉपर का इलेक्ट्रोड। एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, जो कि उन्होंने, सॉरी कॉपर, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया या फिर रॉड लिया, जो कि उसके अंदर उन्होंने डिप करके रख दिया। सो सोल्यूशन इज ऑफ CuSO4। CuSO4 एंड रॉड इज मेड अप ऑफ जिंक। ठीक है, अब गाइस इनको मिक्स कर दिया, एंड उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ऑब्जर्वेशन हुआ क्या। ये रिएक्शन तुम लोगों को स्कूल लेवल पे भी हो गई होगी। तो व्हाट ही ऑब्जर्व, he observed that some reaction is taking place and blue color of zinc, sorry copper sulfate is fading। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था ना, वो धीरे धीरे फेड होकर कलरलेस बन गया। कलरलेस क्यों बना गाइस? बिकॉज ZnSO4 जो है वो कलरलेस रहता है। ये समझ आ रहा है? कलरलेस बनने का रीजन ये था बिकॉज जिंक सल्फेट इज कलरलेस इन नेचर। गाइस नेक्स्ट, he observed that size of zinc rod, size of zinc rod has decreased। जिंक रॉड जो था वो साइज में कम हो गया, वो थोड़ा थोड़ा कम होते गया। ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड होने लग गया एंड इट बिकेम कलरलेस। ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है? एंड ही ऑब्जर्व्ड सम ब्राउन प्रेसिपिटेशन, some brown precipitation at the bottom of the ether। Now guys, let's see what has happened। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक जो था वो तो अभी भी जिंक ही, जितना कुछ बच गया वो, बट कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ZnSO4। एंड गाइस ये नीचे ब्राउन प्रेसिपिटेशन जो है वो किस चीज की बनी? तो ये बनी कॉपर की। देखो गाइस, रिएक्शन में ZnSO4 एंड कॉपर बन रहा है, तो ZnSO4 बना एंड कॉपर की प्रेसिपिटेट आ गए। ठीक है, एंड ही आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लॉट ऑफ हीट इज बीइंग इवॉल्व, अ लॉट ऑफ हीट इज बीइंग इवॉल्व। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जो थी वो इवॉल्व, क्या इवॉल्व हुआ? हीट इवॉल्व। ठीक है,
तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? नंबर वन, ब्लू कलर फेडेड. Zinc rod is consumed. Number three is brown, reddish brown precipitation, जो कि था कॉपर का. एंड नंबर थ्री, heat is evolved. Heat is evolved. तो गाइस ही थॉट दैट यार ये रिएक्शन में कुछ एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, कुछ एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, तो क्यों ना मैं इस एनर्जी का यूज करके इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूं. जैसे मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? व्हाट ही थॉट, व्हाट इफ आई कैन कन्वर्ट दिस हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो पहली बात ये ऑब्जर्व द रिएक्शन कि रिएक्शन में एग्जैक्टली हो रहा है. तो उनको पता चला कि देखो, जो जिंक था ना वो ZnSO4 मतलब Zn+2 में कन्वर्ट हुआ. देखो गाइस, Zn solid has converted into Zn+2. अरे करेक्ट ना? ZnSO4 में SO4 रहता है -2, तो जिंक बन गया +2. अब मुझे बताओ गाइस, जिंक अगर +2 में आ गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किया, रिलीज किए. तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए. इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉपर सल्फेट. गाइस कॉपर सल्फेट में ये था +2 में, एंड फ्रॉम +2 इट हैज वेंट टू 0. +2 से 0 में जाना गाइस, +2 से 0 में जाना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, वेरी नाइस. तो कॉपर +2 जो था, it absorbed 2 electron and it formed copper solid. ठीक है, कॉपर +2 पहले एक्वियस फॉर्म में था. देखो SO4 का कुछ काम यहाँ पे है ही नहीं. एंड एब्जॉर्प्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as reduction. and overall reaction is and overall reaction is ये जिस रिएक्शन का एक तुम लोगों को प्रैक्टिस, दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो यू विल गेट Zn solid plus Cu+2 giving us Zn+2 aqueous plus Cu solid, copper+2 aqueous. ये गाइस ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में की है. सेम टू सेम, तुम लोग चाहिए तो जाके चेक कर सकते हो. सेम रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने पहले से कवर की थी. जस्ट ये एक तुम लोगों को वापस एक बार प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया. ठीक है, तो व्हाट ही थॉट कि यार अगर मैं जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे लिए अच्छा हो जाए. ठीक है, तो ये कैसे किया जाए? तो इन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि यार मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ डायरेक्ट, जिंक और CuSO4 दोनों को जब मैं डायरेक्ट मिक्स कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है. तो पहले उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं थोड़ा सेपरेट रखता हूँ. इन दोनों को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सेपरेट रखता हूँ. तो सेपरेट करते वक्त उन्होंने जिंक का रॉड अलग से रखा, जिंक का रॉड अलग से रखा, एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अलग से रखा. ठीक है? ये जिंक का रॉड एंड ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इन दोनों को उन्होंने अलग से सेपरेट कंटेनर मतलब सेपरेट जगह पे रख दिया. ठीक है, अब यार ये सेपरेट रख के कुछ मिल रहा नहीं है, कुछ हो रहा तो है नहीं. तो ही थॉट कि यार इन दोनों को कुछ ना कुछ करके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में तो लाना पड़ेगा. तो इन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, जिंक को उसके खुद के सोल्यूशन में डिप करके रखता हूँ. ठीक है, तो ही टोक ZnSO4, क्योंकि रिएक्शन के अंदर ZnSO4 बन रहा था ना, तो उन्होंने बोला यार एक काम करता हूँ, जिंक को ZnSO4 के अंदर डिप करके रखता हूँ. जिंक को ZnSO4 के अंदर सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखता हूँ. एंड रिएक्शन के अंदर कॉपर भी बन रहा था, तो CuSO4 के सोल्यूशन के अंदर कॉपर रॉड को डिप करके रखता हूँ. सो दैट मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो उन्होंने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ कनेक्ट कर दिए, मतलब एक साथ लाके रख दिए. ठीक है, फिर भी ऐसे अपने आप कुछ रिएक्शन होने वाली है नहीं. वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब गाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोगों को वायर चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू. इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू. देखो ये यूजुअली बुक्स में ऐसे डायग्राम रहती है, इसलिए मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ.
वायर हम लोग डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ वायर के थ्रू। अब यार वायर के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे अटैच कर देते हैं एक बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एक अटैच कर देते बल्ब। अगर बल्ब जला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई, अगर बल्ब नहीं जला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं हुई। तुम लोगों को अपैरेटस समझ में आ गया? हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज वोल्ट मीटर, यू कैन ऑल्सो यूज एमीटर, यू कैन ऑल्सो यूज गैल्वेनोमीटर, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबको जरा नाम दे देते हैं। देखो ये हम लोगों ने यूज किया जिंक, सॉरी जिंक नहीं, कॉपर रॉड, ठीक है। ये हम लोगों ने सोल्यूशन जो यूज किया है वो यूज किया है CuSO4। दिस सोल्यूशन इज ZnSO4। दिस रॉड इज मेड अप ऑफ जिंक। दिस इज वायर, दिस इज बल्ब। लिखने की जरूरत शायद से नहीं है। गाइस हो रहा क्या है? रिएक्शन में क्या हो रहा था? रिएक्शन में जिंक सॉलिड Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पे भी रॉड पे से एक जिंक का एटम, रॉड पे से एक जिंक का एटम Zn+2 बन के बाहर निकल आया। रॉड पे से, चलो एक पहले मुझे बताओ, इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में ZnSO4 के सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4- सेम है या डिफरेंट? बिगिनिंग में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वेरी नाइस। इनिशियली दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एंड स्टार्ट में CuSO4 के सोल्यूशन में Copper+2 का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन एंड SO4- का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है, क्योंकि CuSO4 में एक Copper+2 रहता है तो दूसरा SO4- रहता है, तो दोनों अभी भी सेम। ओके, अब रिएक्शन में हुआ क्या? रिएक्शन में जिंक रॉड पे से एक जिंक का एटम बाहर निकल गया एंड उसने बनाया Zn+2। देखो गाइस, Zn सॉलिड Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। एंड उस पॉइंट पे उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए गाइस। उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एंड वो Zn+2 बन के बाहर निकला। आर यू गेटिंग इट? इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए एंड वो Zn+2 बन के बाहर निकला, एंड फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको वायर दिख गई। इलेक्ट्रॉन का तो काम ही है वायर के अंदर फ्लो होना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गए। वायर के अंदर से बल्ब के अंदर गए, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन गए, मतलब चार्ज फ्लो हो गया। अगर चार्ज फ्लो हुआ बल्ब के अंदर से तो बल्ब जल उठा, दिख रहा है जलते हुए। एंड आफ्टर दैट अगेन ये बल्ब के अंदर से बाहर निकले एंड दे वेंट टूवर्ड्स कॉपर। तो ये कॉपर के रॉड के अंदर घुस गए, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर के रॉड के अंदर घुस गए। गाइस पहली बात मुझे बताओ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अरे ये समझ में आया तुम लोगों को? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। अब गाइस कॉपर क्या कर रहा था? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा था, एंड गाइस यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर Cu+2 तो पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर तो Cu+2 पहले से प्रेजेंट है। उसने इलेक्ट्रॉन्स को देखा, इलेक्ट्रॉन्स ने Cu+2 को देखा, और दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये Cu+2 उनको देख के लपक पड़ा, एंड फिर वो यहाँ पे जाके चिपक गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो गाइस Copper+2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? देखो, कॉपर ने Copper+2 इलेक्ट्रोड के ऊपर गया ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन गया? कॉपर गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो नाउ इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। एंड
यहाँ पे जाके ये कॉपर अटैच हो गया, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस ये प्रोसीजर ऐसे ही चलते रहेगी, यहाँ से एक जिंक बाहर निकलते जाएगा, एक जिंक बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन से ट्रेवल करेंगे, फिर बाद में दूसरा एक कॉपर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को देखेगा और वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वापस वहां पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ऐसे ही चलते जानी चाहिए थी। एंड जब डैनियल ने ये सेल बनाई तो यार बल्ब जला, बल्ब जल गया, ही वॉज हैप्पी। बट आफ्टर लेट्स अज्यूम 5 to 10 seconds, आफ्टर 5 to 10 seconds इट स्टॉप्ड वर्किंग। ये वर्क होना या फिर चालू, बल्ब कंटिन्यूस ग्लो नहीं कर पाया, एंड कुछ टाइम के बाद ये रुक गया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? तो गाइस 5-10 सेकंड के बाद ये बल्ब की वर्किंग रुक गई, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब तक हम लोग सर्किट कंप्लीट नहीं करते रिएक्शन हो नहीं पाती। ये फिजिक्स से थोड़ा सा अलग है, तो इनिशियल स्टेज पे बल्ब थोड़ा बहुत जलेगा, बट सिंस सर्किट इज नॉट कंप्लीट ये हम लोगों को कंटिन्यूअसली ऑपरेट करने नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है गाइस, देखो इनिशियली इनिशियली Zn+2 एंड SO4-2, Zn SO4 के सोल्यूशन में Zn+2 एंड SO4-2 इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था। बट धीरे धीरे ये Zn+2 बाहर आने लग गए, एंड गाइस जैसे जैसे ये Zn+2 बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो SO4-2 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन SO4-2 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर Zn+2 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होते जा रहा है। एंड गाइस यहाँ पे इनिशियली Cu+2 एंड SO4-2 इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, बट धीरे धीरे Copper+2 जो है वो कॉपर के रॉड के ऊपर जाके चिपक रहा है। सो वी कैन राइट डाउन दैट concentration of Copper+2 is decreasing, and relative to that concentration of sulfate is increasing, बराबर। बट गाइस अब ये कंटिन्यूस चलते रहेगा क्या? देखो धीरे धीरे इस सोल्यूशन के अंदर एनोडिक सोल्यूशन, देखो इससे हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, ये तो लिख देना, दिस इज कॉल्ड एज एनोडिक हाफ सेल। एंड बाजू वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। तो हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला कैथोड, ठीक है। अब गाइस बट हो रहा क्या है, धीरे धीरे एनोडिक हाफ सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप, बराबर है कि नहीं? धीरे धीरे एनोडिक हाफ सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बिकॉज Zn+2 बाहर आते जा रहा है। तो गाइस ये सोल्यूशन एक काम करते हैं, सोल्यूशन इज बिकमिंग सोल्यूशन है, याद रखो। एंड इलेक्ट्रोड की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए मैंने वो इरेज किया। सोल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे लिखो, सोल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। नहीं तो कोई तो बोलेगा सर आपने ऊपर नेगेटिव लिखा अभी पॉजिटिव बोल रहे हो, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन के अंदर Zn+2 आ रहा है तो सोल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस सोल्यूशन में Copper+2 बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे सोल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट बोल रहे हो। सोल्यूशन बिकम्स सोल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है गाइस, ये समझ आ रहा है? बट गाइस अब मुझे बताओ, फिर सोल्यूशन के अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट हो रहा है तो इज इट स्टेबल? ये चीज हम लोगों ने जो बनाई है वो स्टेबल है क्या? कभी भी अगर चार्ज डेवलप हो जाए तो ये स्टेबल रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो गाइस इसे स्टेबल करने के लिए डैनियल ने एक बनाई असेंबली which is nowadays referred as सॉल्ट ब्रिज, इसे हम लोग अभी बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है।
तो डैनियल ने ये कैसे असेंबली बनाई, एक यू शेप ट्यूब बनाई, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इसे हम लोग बोलते हैं। एंड इसके अंदर अगार अगार जेल भरा, क्या भरा, अगार अगार जेल। अब अगार अगार जेल शायद से बायोलॉजी वालों को पता होगा। अगार अगार जेल एक, इट इज लाइक अ जेल, ठीक है, जेल नाम में ही है। अब गाइस इसको हम लोग यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज बनाने में भी काम आता है। तो अगार अगार जेल जो है वो जेल काइंड ऑफ रहता है, तो उसे हम लोग उल्टा करेंगे फिर भी वो गिरेगा नहीं, गेटिंग इट, इसे उल्टा करेंगे तभी भी ये गिरेगा नहीं। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने फिल कर दिया केसीएल, क्या फिल कर दिया, केसीएल। केसीएल, KCl is made up of K plus and Cl minus. KCl is made up of K plus and Cl minus, बराबर। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे अगर इस सोल्यूशन के अंदर K प्लस और Cl माइनस है एंड हमारा कैथोडिक सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज वाला बन रहा है, कौन सा चार्ज वाला बन रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए KCl में से कौन भाग के चला जाएगा वहां पे। तो गाइस यहाँ पे K प्लस, सानी का करेक्ट बोल रहे हो, तो यहाँ पे K प्लस जो है वो भाग भाग के चला जाएगा कैथोड के पास। देखो गाइस कैथोड के सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, तो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए के प्लस भाग भाग के चला जाएगा कैथोड के पास। एंड केसीएल में से सीएल माइनस जो है वो भाग भाग के चला जाएगा एनोड के पास, बिकॉज एनोडिक सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। आर यू गेटिंग इट? देखो ये पूरी असेंबली समझ आ रही है, हुआ क्या, देखो ये इसमें अगर कुछ भी डाउट होगा ये हम लोग थ्रू आउट चैप्टर बार बार देखने वाले हैं, बट वापस एक बार लेक्चर देख लेना, ये मतलब ये वाला पार्ट डेफिनेटली देखना गाइस, डैनियल सेल वाला, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये तुम लोगों को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट, पहले ये लिख के कंप्लीट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के कंप्लीट करो। केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से वो यूजुअली जल्दी कुछ खत्म होता नहीं है। Okay. So guys, please write it down fast. And after that, we'll learn about salt bridge. कि भाई ये salt bridge जो है उसका काम क्या है, ठीक है, तो ये लिख दो। और ऊपर स्क्रॉल अप करना है, अरे यार लेट आया मत करो, ये इतना तो मतलब एकदम आराम से हुआ था, बाद में लिख देना, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज एग्जैक्टली क्या रहता है वो सब हम लोग लिखने वाले, डोंट वरी। इसकी जरूरत क्या है गाइस, हम लोगों को मैं बाद में राइट अप सेंड करता हूँ ना। ओके तो गाइस चलो, लेट्स कंटिन्यू। ये अगर बाकी होगा तो बाद में आराम से लिख के बैठना, बिकॉज ये वाला पार्ट तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग तुम लोगों को, आ, ये वाला पार्ट अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो एक बार ऑनलाइन जाके वापस लेक्चर देख लेना, लेक्चर ऑनलाइन पर अपलोड होने ही वाले हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर में ये बार बार आते रहता है, डोंट वरी, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एब्जॉर्ब करना इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। तो नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज। अब यार ये सॉल्ट ब्रिज एग्जैक्टली था क्या, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है
It is a inverted U-shaped tube. It is a inverted U-shaped tube. U-shaped tube in which electrolytes electrolytes like KCl, KNO3, AgNO3, NaNO3, etc. are filled are filled in agar-agar gel, agar agar gel in a semi-solid form. Okay, in a semi-solid form. Okay. तो गाइस सेमी सॉलिड मतलब क्या, तो थोड़ा सा जेल लाइक फॉर्म में हम लोग इसको फिलअप करता है, एंड जिसकी वजह से ये नीचे आता तो है नहीं और उसके अंदर से आयंस इजीली कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइस इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला फंक्शन क्या था, कंप्लीट्स आर सर्किट, सर्किट कंप्लीशन, कंप्लीट्स द सर्किट, कंप्लीट्स द सर्किट। गाइस दूसरा फंक्शन क्या था, तो दूसरा फंक्शन ये था कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बराबर ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड्स अवॉइड्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, तो गाइस अगर हमारा सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, ये हम लोगों की सिलेबस के बाहर का है, ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, बट सिर्फ एज अ फंक्शन याद रखना, इट अवॉइड्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम लोगों का सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, हम लोगों को गाइस कोई एक बटर पेपर या फिर ऐसा कोई एक एकदम पतला सा पेपर, सही बोल रहा हूँ ना, जैसे एकदम छोटा सा पेपर, एकदम थिन पेपर जो आते हैं, ठीक है, वैसा कोई एक पेपर यूज करना पड़ता। ठीक है, इन्हें सेपरेट करने के लिए पेपर या फिर कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स के पुट्ठे, ठीक है, ऐसा कुछ यूज करना पड़ता, एंड फिर हम लोगों को रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ती। एम आई राइट, ये समझ में आ रहा है, फिर हम लोगों को रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ती, एंड फिर ऐसे टाइम पे होता क्या, फिल्टर पेपर, यस फिल्टर पेपर भी चल जाएगा, टिश्यू पेपर। ठीक है, तो गाइस ऐसा कोई एक पतला पेपर जिसके अंदर से धीरे धीरे सोल्यूशन मिक्स ना हो और धीरे धीरे सरफे ये हो, क्या बोलते हैं, आयंस का एक्सचेंज हो। ठीक है, बट गाइस जिसके प्लास्टिक के थ्रू सोल्यूशन कैसे यार, आयंस कैसे पास होंगे, प्लास्टिक कैसे यूज करोगे, पेपर पोरस रहता है ना, वी रिक्वायर समथिंग पोरस। अब गाइस इसके वजह से होगा क्या, बटर पेपर, यस वी कैन यूज बटर पेपर, इसकी वजह से बट होता क्या, अगर ये ऐसे असेंबली भी चल जाएगी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इस असेंबली में प्रॉब्लम क्या होगा, तो एक सोल्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहा है और दूसरा सोल्यूशन नेगेटिव बन रहा है। बराबर, तो एक सोल्यूशन बनता पॉजिटिव, एक सोल्यूशन बन जाता पॉजिटिव और दूसरा सोल्यूशन बन जाता नेगेटिव। अब गाइस तुम लोगों को ये पता होगा कि जब ऐसे चार्जेस आजू बाजू में आते हैं तो वो बना देते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जनरेट हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इन दोनों के जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो, एंड इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इट कांट क्रिएट स्पार्क, स्पार्क यूजुअली लिक्विड सॉल्यूशन में जनरेट कभी नहीं हो सकता है, बट हाँ इनकी वजह से स्पार्क्स भी आ सकते हैं, आते हैं यूजुअली, ऐसी ऐसी चीजों की वजह से स्पार्क्स जनरेट होते हैं।
जब दो अलग अलग चार्जेस कांटेक्ट में आते हैं तो। बट यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज लिक्विड में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो गाइज इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके बिगर, ठीक है, मतलब सॉल्ट ब्रिज के बिना हम लोगों को ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी मैनेज करना पड़ता, तो सॉल्ट ब्रिज ये भी अवॉइड करता है। ओके, अब गाइस ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन एंड सॉल्ट ब्रिज एग्जैक्टली रहता क्या है वो। ठीक है, अब नहीं वो ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ड्रॉ करने की जरूरत थी ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, बाकी तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। ओके, अब गाइस इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फंक्शंस में, फंक्शंस तो हो गए, कंडीशंस टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज, कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस में गाइस, कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन रहती है, सबसे पहली कंडीशन रहती है सॉल्ट ब्रिज should not react with इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट ब्रिज जो है वो खुद इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहिए। अब इसका मतलब क्या, गाइस समझो कि तुम लोग रिएक्शन कर रहे हो सिल्वर की, मतलब यहाँ पे जिंक और कॉपर के बदले हम लोगों ने यूज किया सिल्वर। अब अगर मैं सिल्वर यूज करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू यूज सिल्वर, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस, सिल्वर अगर मैं यूज करता तो सिल्वर को डिप करने के लिए लेट्स से मैंने यूज किया AgNO3, एंड AgNO3 के साथ अगर समझ लो मैंने गलती से यूज कर लिया KNO3, सॉरी KNO3 बोल रहा हूँ, गलती से मैंने यूज कर लिया KCl। अब गाइस तुम लोगों को Cl और Ag, इन दोनों की एक बहुत फेमस रिएक्शन पता है जिसमें AgCl बनता है। तो यार जो AgNO3 तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करना था, वो रिएक्ट होके AgCl बन गया, जिसकी वाइट पीपीडी मिलती है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस मुझे बताओ, अब अगर रिएक्शन हो गई तो तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो पहली कंडीशन कि यार हम लोगों का जो सॉल्ट ब्रिज है वो कभी भी, कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ। गेटिंग इट? ओके, सम पीपल आर सेइंग दैट आई एम लैगिंग। मेरे इस तरफ से इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है क्या गाइस, देखो जरा। No, no. Okay, I'm not lagging. Everything is fine from my side. I think some mistake is from your side. Okay, जरा एक बार देख लेना, नेटवर्क इशू रह सकता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इज दैट आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, अगेन इसके ऊपर हम लोगों को जरा डिस्कशन करना नहीं है। आयनिक मोबिलिटी of both cation and anion, both cation and anion, cation and anion should be comparable, should be comparable. Now what is the meaning of this? यार देखो, दोनों कटायन और अनायन की वेलोसिटी सेम टू सेम होनी चाहिए। सेम क्यों होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जब के एक के पहुंच रहा है तो इधर भी एक Cl पहुंच जाना चाहिए। Guys, अगर ऐसा हो गया कि एक टाइम पे दो के पहुंच रहे हैं बट एक टाइम पे एक ही Cl पहुंच रहा है, तो मुझे बताओ सोल्यूशन न्यूट्रल बन पाएंगे क्या, दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल बन पाएंगे क्या? अगर एक टाइम पे दो पोटेशियम पहुंच रहे हैं और एक टाइम पे सिर्फ एक ही के पहुंच रहा है, तो विल इट मेक अ न्यूट्रल सोल्यूशन? सो नो, इट विल नॉट। सो गाइस both the ions should have same ionic mobility. Guys, ions having highest mobility किनकी रहती है? highest mobility cations में highest mobility रहती है H प्लस की, एंड इन केस ऑफ अनायंस हाईएस्ट मोबिलिटी रहती है OH माइनस। ठीक है, तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट। यस गाइस, हो गया। कैन वी यूज सॉल्ट ब्रिज, वाटर इन सॉल्ट ब्रिज? यस, थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज में वाटर तो यूज करना पड़ता है, ये मतलब पूरा वाटर नहीं रहता,
अगर अगर जेल जो रहता है वो जेल बनाने के लिए वाटर यूज करना ही पड़ता है। ठीक है। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि केसीएल के बदले वाटर यूज कर सकते हैं क्या, तो मुझे कुछ हार्श बोलना नहीं है, बट वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने हैं जो आयंस बनाते हैं, एंड वाटर आयंस नहीं बनाता। तो अगर तुम लोग बोल रहे होगे कि केसीएल के बदले पानी यूज कर सकते हैं क्या, तो अभी तक तुम लोगों ने कुछ केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, आई गेस। ठीक है, या फिर मैं तुम लोगों को अभी तक कुछ केमिस्ट्री पढ़ा नहीं पाया हूँ। तुम लोगों को आयनिक कंपाउंड्स यूज करने हैं जिनमें आयंस प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी डू हैव न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। लिखना बाकी है, कंप्लीट कर दो लिख के जल्दी, चलो। गाइस जो आयंस मैंने लिख के दिए हैं, जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, वो कंपाउंड्स हम लोग इलेक्ट्रो सॉलिड फेज में यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखो, दैट्स इट। अगार जेल का कुछ यूज नहीं रहता मोबिलिटी में। अगार जेल सिर्फ जेल बनाने का काम करता है। ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम लोगों को थोड़ी सी चीजें पता रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा का नॉलेज, जो कि यूजुअली चैप्टर में कुछ ज्यादा काम आता है नहीं, बट जस्ट एज अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना सोल्यूशन प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालना सोल्यूशन प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म टू फॉर्म मेटल आयन, फॉर्म मेटल आयन। ठीक है, मतलब गाइस अगर सोल्यूशन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हम लोगों का मेटल जो है ना, वो हमेशा प्लस चार्ज में रहना पसंद करेगा, आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, एंड दूसरा रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स व्हाट? सो टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म टू फॉर्म मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है मेटल प्लस एन, इसे सॉलिड मेटालिक फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद है। तो जी, इसमें किसी कुछ डाउट? ये समझ रहे हो? ऑस्मोटिक क्यों सिर्फ नाम है, मैंने बोला ना ये कुछ काम में नहीं आने वाला है। ये जस्ट हम लोगों को याद रखना है, जिस मेटल का सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा वो आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जिस मेटल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो सॉलिड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट तुम लोगों को याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इसका यूज वैसे तो कुछ है नहीं गाइस, इसका यूज वैसे तो कुछ है नहीं। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब, मोबिलिटी मतलब मूव करना यार, मोबिलिटी मतलब मूव करना, आयनिक मोबिलिटी मतलब कौन सा आयन ज्यादा फास्ट मूव करता है, जिस आयन की मोबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग तीन केसेस पढ़ेंगे, जरा हेल्प करना मुझे अभी, चलो जल्दी जल्दी। केस वन, केस टू एंड केस थ्री। एक के बाजू में एक पढ़ा रहा हूँ, एकदम सिंपल है गाइस, तुम लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अब देखो, पहले केस में हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब गाइस मुझे बताओ मेटल को कौन से फॉर्म में रहना पसंद है, आयनिक या मेटालिक? मेटल को कौन से फॉर्म में रहना पसंद है, आयनिक या मेटालिक? सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है गाइस, सोल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मेटल कौन से फॉर्म में रहेगा, मेटल प्रेफर्स टू स्टे इन मेटालिक फॉर्म।
मेटल प्रिफर्स टू स्टे इन मेटेलिक फॉर्म। और जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि यार जिंक, उससे जिंक में रहना पसंद नहीं है, वो Zn+2 में रहना पसंद करता है। ऊपर जिंक को Zn+2 बनाना ज्यादा पसंद है, इसलिए तो वो +2 बना रहा था। आर यू गेटिंग इट? तो अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो तो आयनिक फॉर्म में रहना पसंद है। ठीक है, यस, आयनिक फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद है। एंड गाइस, अगर सोल्यूशन प्रेशर कम है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो मेटल को कौन सी फॉर्म में रहना पसंद है, आयनिक या मेटालिक? ओके, so these kind of metals prefers to stay in metallic form. These kind of metals prefers to stay in metallic form. अब गाइस तीसरी कैटेगरी बताओ क्या होगी? तीसरी कैटेगरी क्या होगी? तीसरी कैटेगरी इक्वल होगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनका मतलब क्या है? ये मेटल बोलते हैं भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं करना है। अब ऐसे मेटल्स क्या रहते हैं गाइस? ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं लेजी, नहीं, इनर्ट। इनर्ट, हाँ करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत। लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, यस। तो इन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं इनर्ट मेटल। क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन्हें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड की से यूज करते हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, एंड दूसरा इलेक्ट्रोड रहता है ग्राफाइट। प्लेटिनम एंड, ठीक है, ओके। लोगों को सोल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रास्प हुआ, समझ आ रहा है ये क्या होने वाला है? अब गाइस सोल्यूशन में, सोल्यूशन में देखो, अगर तुम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें एक मेटल है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एंड सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे बताओ वो आयनिक फॉर्म में रहना ज्यादा प्रेफर करेगा? वो आयनिक फॉर्म में रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। मतलब हुआ क्या? देखो, देखो देखो जरा देखो, ये एकदम इजी है, तुम लोगों को पक्का ग्रास हो रहा है, ये मुझे भी गारंटी है, बिकॉज इससे इजी कंसेप्ट रह नहीं सकता। ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा, तो मेटल को आयंस में रहना ज्यादा प्रेफरेबल है, खत्म। और क्या इसमें? अब ओ भैया, दिस इज रॉड, एंड इसका नेचर क्या है? इसका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अब गाइस ऐसे सिनेरियो में ये आयंस बनाना प्रेफर करेगा। यहाँ पे गाइस गोल्ड आ सकता है, बट हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ओके। अब गाइस मुझे बताओ, अगर मेटल ने आयंस बनाए, तो मेटल के आयन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? हमेशा पॉजिटिव। तो मेटल का आयन बन के बाहर की तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। गाइस ये मेटल के आजू बाजू में मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों बना रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या? मेटल के बाहर की तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिकॉज मेटल आयनिक फॉर्म में चला गया एंड उसने बनाए कटायंस। अब गाइस मुझे बताओ, मेटल ने अगर कटायन बनाए, तो उसने बाहर की तरफ आयन फेंक दिया और मेटल के ऊपर बच गया इलेक्ट्रॉन। मेटल के ऊपर बच गया इलेक्ट्रॉन। देखो बाद में बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ आ रही थी कि सर क्या बताया आपने, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव चार्ज बाहर क्यों गया? तुम लोगों को अभी समझ में आ रहा है क्या? मेटल बाहर की तरफ कटायन फेंक रहा है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रहा है। तो मुझे बताओ, इस मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इस मेटल के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। बट सोल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सोल्यूशन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बहुत लोगों को बाद में इसकी तकलीफ आ रही थी, मैंने बोला था कि हम लोग ये बाद में वापस देखेंगे। ठीक है, अब गाइस अगर इसका उल्टा हो गया, अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मतलब क्या? उल्टा हो जाना इन द सेंस मेटल मेटालिक फॉर्म में रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कटायनिक फॉर्म में रहना प्रेफर नहीं कर रहा है। तो गाइस होगा क्या? सारे के सारे कटायंस, सारे के सारे कटायंस मेटल मेटालिक फॉर्म में रहना अगर प्रेफर कर रहा है, तो सारे के सारे कटायंस आके चिपक गए मेटल के ऊपर। अरे बराबर ना, सारे के सारे कटायंस आके चिपक गए मेटल के ऊपर। सारा पॉजिटिव चार्ज, तो आयंस सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज आके चिपक गए मेटल के ऊपर।
एंड सारा का सारा नेगेटिव चार्ज उन्होंने छोड़ दिया सोल्यूशन के अंदर। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज उन्होंने छोड़ दिया सोल्यूशन के अंदर। देखो क्यों? बिकॉज मेटल के आयंस को मेटालिक फॉर्म में रहना ज्यादा प्रिफरेबल है। तो सारे के सारे आयंस आ गए मेटल के ऊपर और सोल्यूशन के बाहर उन्होंने छोड़ दिया नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग इट? सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा नेगेटिवली चार्ज, या करेक्ट बोल रहे हो? तो सोल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इस प्रोसीजर को हम लोग क्या, यहाँ पे इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एम आई राइट? जब सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो तो होता है ऑक्सीडेशन, एंड जब सोल्यूशन प्रेशर कम हो तो होता है रिडक्शन। एंड गाइस इन दोनों प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया सेपरेट। मुझे बताओ, जब ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो हम लोग उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं क्या? गाइस इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं क्या? हुआ कि नहीं ये पोटेंशियल डिफरेंस? बताओ जरा। हो गया? करेक्ट गाइस, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग ऐसे चार्ज सेपरेट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसे हम लोग दिखाते ई से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दिखाते ई से। ठीक है, पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले ई से। एंड ये ऑक्सीडेशन की वजह से जनरेट हुआ हुआ पोटेंशियल है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ई ऑक्सीडेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड गाइस ये रिडक्शन की वजह से जनरेट हुआ हुआ पोटेंशियल है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ई रिडक्शन। इसे हम लोग बोलेंगे ई रिडक्शन। यस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, करेक्ट बोल रहे हो? इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है इस चैप्टर में। ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो कैलकुलेशन तो आने ही वाला है। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ ओवर हियर। ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हिच इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस ये समझ आ गया? इतना इतना पार्ट समझ में आ गया? देखो जरा। ओके, तो चलो आगे बढ़े। गाइस मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, they are same or they are opposite? What do you think? Oxidation and reduction, they are opposite, barabar? So what is the relationship between e oxidation and e reduction? What is the relationship between e oxidation and e reduction? बताओ बताओ जरा। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा नेगेटिव। e oxidation is minus of e reduction. E oxidation is minus of e reduction। ठीक है, ये याद रखना। Okay. So guys complete this, and someone is continuously asking me कि सर यहाँ पे गोल्ड यूज क्यों नहीं होता? तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया है कि यूजुअली हम लोग गोल्ड यूज नहीं करते एज इलेक्ट्रोड। कभी सुना है गोल्ड का इलेक्ट्रोड बहुत फ्रेजाइल रहता है, बहुत ही मेलिएबल रहता है गोल्ड, पता होगा, तो हम लोग यूज नहीं करते हैं और इसलिए हम लोग इस चैप्टर में लिख रहे नहीं है। ठीक है, तो चलो लिख दो। एंड एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछा मत करो, एंड ऐसे फालतू क्वेश्चन तो प्लीज यूज मत किया करो। ठीक है, मतलब पूछा मत करो। चलो कंप्लीट दिस।
ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बाकी सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। जिस पॉइंट पे वो आएगा तो लोगों को सारा कुछ समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए एक्सेसिव क्वेश्चंस मत पूछो। ओके, तो चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा लैग आ रहा है। ओके, नाउ गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, हर एक चीज में हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं बराबर। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम लोग लिखते हैं ई नॉट। अरे गाइस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखी थी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखी थी। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अब मुझे बताओ, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर कितना होता है? प्रेशर गैसेस का रहता है एंड विच इज 1 एटमॉस्फेयर। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग अगर यूज करेंगे तो कितने रहेंगे? 1 मोल, है ना, राइट? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1 मोल। एंड और कुछ बचा क्या? कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज करें तो हम लोग यूज करेंगे 1 मोलार, बराबर। ओके, तो गाइज ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। अब नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, मतलब फैक्टर्स बाय विच, फैक्टर्स विच चेंजेस, विच चेंजेस सेल और इलेक्ट्रोड। याद रखना, सेल जो है वो इलेक्ट्रोड की बनी रहती है, तो सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो कौन से फैक्टर रहने वाले हैं? नंबर वन इज कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। नंबर वन इज कॉन्सेंट्रेशन। नंबर टू इज टेम्परेचर। नंबर थ्री इज प्रेशर। नंबर फोर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड मतलब सेल जिस इलेक्ट्रोलाइट से बनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, तो वो भी ठीक है। तो चलो, अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, इस सिंगल इक्वेशन के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये नॉन इक्वेशन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब अलग अलग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोगों को ईएमएफ कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़े। नॉन इक्वेशन, अब गैस नॉन इक्वेशन डिराइव करना सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं डेरिवेशन बताने वाला हूँ एकदम शॉर्ट में, सिंपल। गाइस पहली बात, तुम लोगों को ये इक्वेशन याद है क्या? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। याद है ये? where Q is what? Where Q is reaction quotient. ओके, ये तुम लोगों को याद, वेरी नाइस। अब गाइस इसके बाद हम लोगों को पता रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग पहले तो डेल्टा जी और ईएमएफ इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो मीनिंग पूछ रहा हूँ, अच्छे से सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी? मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी?
करेक्ट आंसर है, बट वो नहीं मुझे चाहिए, मुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए। हाँ वेदांत करेक्ट बोल रहे हो। डेल्टा जी इज यूजफुल वर्क, डेल्टा जी इज डब्ल्यू यूजफुल, याद है, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है। एंड गाइस अभी हम लोग वर्क डन जो है वो फिजिक्स वाला यूज करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में जब वर्क डन प्लस रहता है, मतलब फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन ये हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, बराबर। बट अभी हम लोग फिजिक्स वाला यूज करने वाला है, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू यूज, यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले, माइनस डब्ल्यू यूज। क्योंकि क्योंकि गाइस देखो, इसका मीनिंग क्या है वो पहले समझ लो। मुझे बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग जो वर्क डन देख रहे थे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग जो वर्क डन देख रहे थे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? सिस्टम के। मतलब अगर मैंने इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, अगर मैंने इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो सिस्टम को एनर्जी मिली। अच्छे से समझना, सिस्टम को एनर्जी मिली, एंड हम लोग बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यार ये सिस्टम के ऊपर प्रेस करने के लिए, मतलब यहाँ पे ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई तो ई इज पॉजिटिव और नेगेटिव। गाइस मुझे बताओ, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, तो अगर मैं इसे प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो ई इज पॉजिटिव या नेगेटिव? ई इज नेगेटिव। अरे यार मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की ना, तो ई इज नेगेटिव। तो जब W प्लस, तो ई नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल वर्क डन नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस डब्ल्यू यूजफुल यूज करते हैं। ये शायद से मैं ना बताता तो तुम लोग क्लिक भी नहीं होता, कभी समझ में भी नहीं आता। बट कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे डेल्टा जी में हम लोग डब्ल्यू यूजफुल जो है वो माइनस में लिखते हैं, बिकॉज अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था वही पूरा चेंज कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस डब्ल्यू यूजफुल यूज होता है। अब दूसरी चीज मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? चलो गाइस ये तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला रहता है Q इंटू वी। वेरी नाइस गाइस, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला रहता है Q इंटू वी। वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे तुम लोग वोल्टेज बोलते हो। अब गाइस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग वी के बदले ई से दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग वी के बदले ई से दिखाते हैं। डाउट ये चलेगा? तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब गाइस ये क्यू जो है ना उसके बारे में हम लोगों को सोचना है। मुझे बताओ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक जमाने में कभी तो पढ़ा था। ठीक है। अब अभी गाइस मुझे, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। तो गैस चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वो हो जाता है 96500 कूलम। गाइस एक जमाने में कभी हम लोगों ने ड्राइव किया था ये। 1.6 इंटू 10⁻⁹ को Na से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट, जिन लोगों को याद नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो वन मोल के लिए we are going to multiply it by 6.022 into 10⁻23, which comes around 96500। राउंड ऑफ करके ये 96500 हो जाता है, 96500 कूलम। एंड इसे हम लोग बोलते हैं, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो सज्जन, 1 फैराडे। बहुत लोगों को ये याद है, इंप्रेसिव। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 16500 कूलम और एल्स 1 फैराडे। ठीक है। अब गाइस हम लोग हमेशा एक मोल के ही इलेक्ट्रॉन पास करें कंपल्सरी है क्या? नहीं, वी माइट पास एन मोल। हम लोगों ने एन मोल पास किए, तो चार्ज ऑन एन मोल, चार्ज ऑन एन मोल, एन मोल के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताओ? तो चार्ज ऑन एन मोल, देखो एक मोल के ऊपर 1 फैराडे का चार्ज, एक मोल के ऊपर 1 फैराडे का चार्ज,
तो n मोल के ऊपर n फैराडे का चार्ज, n मोल के ऊपर n फैराडे का चार्ज। तो गाइज W इलेक्ट्रिकल इसे मैं Q इंटू ई के बदले NFE ऐसे बोलूंगा तो चलेगा। देखो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला NFE ये होता है गाइस। W यूजफुल एंड W इलेक्ट्रिकल ये यहाँ पे दोनों सेम है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। इस चैप्टर में हम लोग जो वर्क डन देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही होने वाला है। तो डेल्टा जी केमिकल रिएक्शन का वो डब्ल्यू यूजफुल रहता है, एंड केमिकल रिएक्शन का वर्क डन वो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा या फिर जो भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट करने वाला है। तो कैन आई राइट डाउन दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू therefore therefore delta g is equals to minus nf। गाइस ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या गाइस? फैराडे ये एक यूनिट नहीं है, मतलब ये एक यूनिट तो है बट ये क्वांटिटी को भी डिफाइन करता है ना। 1 फैराडे डिफाइंस 96500 कूलम। समझ में आ रहा है? तो 2 फैराडे 96500 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये क्वांटिटी भी हो जाता है। ठीक है, अब गाइस ये फॉर्मूला ग्रास्प हुआ क्या? देखो अगेन डेरिवेशन कुछ काम की नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला बाय हार्ट रखना है। इसमें माइनस क्यों आया कोई नहीं पूछने वाला है, इसमें एन एफ का मीनिंग कोई नहीं पूछने वाला है, इसमें ई का मीनिंग कोई नहीं पूछने वाला है। लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ लोगों को डेरिवेशन देख के डर लग जाता है, फॉर्मूला याद रखो, सिंपल है। ठीक है, अब गाइस ये डेल्टा जी का फॉर्मूला था, तो सिमिलरली डेल्टा जी नॉट के लिए क्या होगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, बराबर। एंड हम लोगों का बिगिनिंग वाला फॉर्मूला जो था वो था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर डी एल एन ऑफ क्यू। करेक्ट? राइट राइट। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों को ईएमएफ के टर्म्स में आंसर चाहिए था, तभी अपने पास बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो माइनस एन एफ ई डेल्टा जी इज वॉट माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू। कुछ समझा? अब गाइस यहाँ पे भी एनएफ है, यहाँ पे भी एनएफ है, तो एक काम करते हैं डिवाइडिंग बाय माइनस एनएफ चलेगा। माइनस एनएफ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये माइनस एनएफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा ई सेल इक्वल्स टू नॉट सेल। माइनस माइनस हो जाता है गाइस, माइनस माइनस हो जाएगा। ए रुको गड़बड़ है, पहले के फॉर्मूला में प्लस था, वही सोचो कुछ लॉजिक लग रहा है। पहले के फॉर्मूला में प्लस था तो गाइस प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? क्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड गाइस दिस इज नॉन इक्वेशन, बिलीव मी। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कोई भी रैंडमली उठा ले तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो नॉन इक्वेशन के ऊपर रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तुम लोग अगर 10 क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो नॉन इक्वेशन के ही रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन इक्वेशन। हाँ हाँ, सॉरी यहाँ पे डिवीजन में एनएफ लिखना भूल गया मैं, माइनस एनएफ से डिवाइड किया ना। तो नॉन इक्वेशन। ठीक है, चलो राइट इट डाउन फास्ट। अगेन डेरिवेशन कुछ काम की नहीं है, दो इक्वेशन जो तुम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के दे दी है वो तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, बाय द वे एलन को लॉग में कन्वर्ट करने यहाँ पे सबको आता है, एलन को लॉग में कन्वर्ट करने यहाँ पे सबको आता है ना।
2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलो। समवन इज आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नॉट। ये देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू आती है उसे हम लोग बोलते हैं ई नॉट, ठीक है? एंड नॉन स्टैंडर्ड वाले को, जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन यूज नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ई। गाइस, नॉन इक्वेशन यूज करना जो है ना, वो एक कला है। बहुत टैलेंट लगता है उसके लिए, बहुत। तो हम लोग नॉन इक्वेशन, देखो यूजुअली कैसा है, मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाता हूँ और फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। बट आज हम लोग ऐसे नहीं करते। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं, ठीक है? तो अगेन, जैसे मैंने बोला, नॉन इक्वेशन यूज करना है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है? तो पहले वो समझ लेते हैं कि नॉन इक्वेशन का यूज कैसे होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले आज। पहले ये इक्वेशन यूज कैसे की जाए वो देखते हैं। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो गाइस, नॉन इक्वेशन यूज कैसे की जाए, हाउ टू यूज नॉन इक्वेशन। जैसे कि मैंने बोला, टैलेंट लगता है उसके लिए। हाउ टू यूज नॉन। तो चलो गाइस, देखते हैं। अब यहाँ पे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉर हाफ सेल। पहले हम लोग देखने वाले हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन। एंड हाफ सेल रिएक्शन में पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल, मतलब और कुछ नहीं, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, बट डायरेक्ट पढ़ाने से भी समझ में आता है नहीं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। चलो, एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है? तो अब इसे बोलते हैं हाफ सेल। अरे बराबर ना, इसे बोलते हैं हाफ सेल। ये हाफ सेल क्यों है? बिकॉज ये आधी ही है। पूरी सेल बनाने के लिए एनोड के साथ कैथोड भी तो लगता है, बट ये सिर्फ आधा सेल है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाफ सेल। अब यहाँ पे इस हाफ सेल में हम लोगों ने पकड़ लो, ले लिया है Zn एंड Zn4, ठीक है? तो गाइस, पहली बात, इस हाफ सेल में रिएक्शन क्या हो रही है वो पता रहना चाहिए। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन लिखने आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, वेरी नाइस। तो गाइस, जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? जिंक सॉलिड gives us Zn plus 2 aqueous. Are you getting it? Zinc solid gives us Zn plus 2 aqueous and plus 2 electrons. Very nice, correct बोल रहे हो, नो डाउट। ये पहले रिएक्शन लिखने आनी चाहिए गाइस, बिकॉज इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपने को पता रहने चाहिए, करेक्ट? तो इस रिएक्शन को यूज करते वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम लोगों को पता रहने चाहिए। अब दूसरी बात, एक रहता है सेल रिप्रेजेंटेशन, एक रहता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो नाउ गाइस, इन केस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, मुझे बताओ सबसे पहले, मतलब तुम लोगों को ना ऐसे स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तुम लोगों को क्या दिखता है? सबसे पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा है? सबसे पहले यार मुझे तो दिख रहा है जिंक। अब जिंक के अंदर घुसने के बाद हम लोगों को क्या दिन मिलता है? जिंक के बाहर मिलते हैं हम लोगों को ZnSO4। पहले हम लोगों को दिखा जिंक सॉलिड, उसके बाहर हम लोगों को दिखा ZnSO4 एक्वियस। एंड गाइस, जिंक सॉलिड है, ये एक्वियस है, दोनों के बीच में आ गया फेज डिफरेंस। जिंक सॉलिड है, ये एक्वियस है,
दोनों के बीच में आ गया फेज डिफरेंस। देखो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, एनोड, इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, एंड दोनों के बीच में डाल देते हैं एक सेपरेशन, जो कि बताता है कि भाई एनोड जो है वो सॉलिड है एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड है। तो ये हम लोगों को दिखाता है फेज सेपरेशन, ये हम लोगों को दिखाता है फेज सेपरेशन। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम में समझ में आने वाला नहीं है, विद प्रैक्टिस ये हम लोग बार बार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझिएगा, डोंट वरी। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को डाउट होना साहजिक है, आने ही वाला है, बट अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, ये विद प्रैक्टिस और क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आ जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे चलो बताओ नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन 2.303 RT अपॉन NF log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब गाइस यूजुअली ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, यूजुअली हम लोगों को बहुत सारी वैल्यूज पता रहती है। आर की वैल्यू क्या रहती है, आर की वैल्यू रहती है 8.314। टेम्परेचर हम लोग यूजुअली कितना यूज करते हैं, मुझे बताओ तुम लोगों के घर की सेल, तुम लोग घर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, हम लोग कितना यूज करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, विच इज 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एफ की वैल्यू हम लोगों को गाइस पता है, एंड एफ की वैल्यू रहती है 96500 बराबर। तो इन सबको पुट करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा नया फॉर्मूला मिलता है जो हम लोग एग्जाम में यूज करते हैं, विच इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, अपॉन एन, वेर एन इज व्हाट गाइस, एन क्या रहता है भाई, एन क्या, मैं बाद में से एन बोल तो रहा हूँ, बट एन है क्या, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ मोल्स, बट किसके मोल्स, अरे मोल्स करेक्ट बोल रहे हो, बट किस चीज के मोल्स, एन तो मोल्स ही हमेशा दिखाता है, बट किस चीज के मोल्स, एन आया कहाँ से था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर इधर, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, NFE, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो गाइस मुझे बताओ ऊपर वाले रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए, यहाँ पे n कितना आएगा, यहाँ पे n आएगा 2, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो। तो अब ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखो ये इक्वेशन, हाँ और एक चीज, सॉरी छोटी सी चीज रहेगी, ये गिवन रहेगा यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल्स टू, इसका ई नॉट रहता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट, ये दिया है, ये वाली चीज दी रही है, ये चीज दी रहती है। ठीक है, एंड इसको ऐसे लिखा जाता है, ई नॉट Zn+2 स्लैश Zn इज इक्वल्स टू 0.76, ये तुम लोगों को दिया रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, डोंट। गाइस यहाँ पे मुझे बताओ, तो ई सेल की वैल्यू कितनी आई, -0.76 माइनस 0.0591, जिसे हम लोग 0.09 लेते हैं, अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी 2 इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। गाइस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बताओ क्या क्या है, प्रोडक्ट इज Zn+2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 जो एग्जाम में तुम लोगों को दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। गाइस रिएक्टेंट क्या बन गया, जिंक, तो डिवाइडेड बाय जिंक। अब गाइस मुझे बताओ, जिंक तो सॉलिड हो गया, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हो, हाँ जिंक तो सॉलिड हो गया, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं 1, वेरी नाइस। सॉलिड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेंगे 1, तो ई सेल इज इक्वल्स टू -0.76 -0.06 अपॉन 2। देखो ये जस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, इक्वेशन यूटिलाइज कैसे होती है वो बता रहा हूँ। इक्वेशन का यूज क्या होता है वो बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक बनाया नहीं है मैंने। क्वेश्चन में तुम लोगों को Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा,
एंड उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने जमेंगे, ठीक है। मतलब लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया रहता 10, तो तुम लोग बोलते लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, फिर तुम लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। जो मैं तुम लोगों को बाद में क्वेश्चन दूंगा, बट अभी के लिए ये इक्वेशन यूज कैसे होती है वो बता रहा हूँ। तो इक्वेशन यूज करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को ये रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। ये रिएक्शन लिखने आने के बाद तुम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद तुम लोगों को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखने आना चाहिए। एंड बस मतलब उसके बाद तुम लोग इक्वेशन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट मैंने करके रखा है, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट करके रखने की जरूरत नहीं चाहिए। तो ये इस इक्वेशन को स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट करके रखो, इसे ब्रैकेट में डाल के रखो। ओके, तो गाइज इक्वेशन यूज कैसे हो रही है वो समझ में आ रहा है। ई नॉट कैसे आया, ई नॉट एग्जाम में दिया हुआ होगा, ई नॉट एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ई नॉट एग्जाम में हमेशा दिया हुआ रहता है, ठीक है। एंड याद रखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है आप लोगों का, प्रोडक्ट इज Zn+2, रिएक्टेंट रिएक्टेंट इज जिंक। बट सॉलिड जो रहता है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना मानते हैं, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा मानते हैं 1। चाहिए तो वापिस एक बार बाजू में लिख के रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज 1, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज 1। हाँ, एंड हर एक क्वेश्चन के लिए टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ही दिया रहेगा, डोंट। चलो आगे बढ़े। ओके, तो गाइज सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 क्यों लेते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेजर कब करते हैं, जब सोल्यूशन बनता है। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेजर कब करते हैं, जब सोल्यूशन बनता है। अगर मैंने पानी के अंदर कुछ NaCl डिसॉल्व किया, तो मैं बोलूंगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर बहुत ज्यादा NaCl है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम NaCl है तो लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। बट गाइस सॉलिड जो रहता है वो प्योर है, सॉलिड में कुछ मिलावट नहीं रहती, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मानते हैं 1। याद है कुछ, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो गाइज एनोड के बाद हम लोग देखने वाले हैं कैथोड, कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। गाइस कैथोडिक हाफ सेल के केस में, कैथोडिक हाफ सेल के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, कैथोडिक हाफ सेल के केस में हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं कॉपर का, रिडक्शन देखने वाले हैं, वेरी नाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कॉपर का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे, कॉपर का। तो देखो ये हम लोगों का कॉपर का रॉड, और ये हम लोगों की कॉपर का CuSO4 का सोल्यूशन। अब दिस इज कॉपर एंड दिस इज CuSO4। अब गाइस यहाँ पे कैथोड मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन किस चीज का होगा, रिडक्शन Cu+2 का होगा, रिडक्शन Cu+2 का होगा, रिडक्शन Cu+2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या देगा, कॉपर देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन कितना हुआ, 2 हुआ, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कॉपर सॉलिड फॉर्म में। व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज Cu+2 एक्वियस फॉर्म में। अब गाइस इसके लिए तुम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो गाइज यहाँ पे पहले हम लोग सोल्यूशन से एंटर मारते हैं, सोल्यूशन के बाद कॉपर आता है, तो हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाएंगे, CuSO4, Cu+2 पहले आया था ना, बीच में फेज डिफरेंस, फेज सेपरेशन, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Cu, ठीक है। तो CuSO4 एक्वियस फॉर्म में था, तो एक्वियस फॉर्म में लिख देना, यहाँ पे सिंगल फेज सेपरेशन,
एंड बाद में हम लोग लिखेंगे सी यू विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू तुम लोगों को दी रहेगी क्या, डेफिनेटली दी रहेगी, विच इज प्लस ई नॉट इज प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, एंड ई नॉट सी यू प्लस टू स्लैश सी यू इज प्लस 0.34। जैसा आकांक्षा करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस ये सब कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग अलग से करने वाले हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन की कुछ टेंशन मत लो, हम लोगों को नर्न्स इक्वेशन कैसे लिखनी है वो देखना है। तो नर्न्स इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of concentration of product अपॉन concentration of reactant। अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कॉपर सॉलिड हो गया, तो नीचे ई नॉट सेल तुम लोगों को लेके रखा है विच इज 0.34 माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉपर अपॉन रिएक्टेंट इज Cu+2। अरे दिख रहा है क्या, Cu+2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है हम लोगों का, कॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना लिखने के बाद आगे क्या करोगे, कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेंगे 1, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो ई सेल विल बिकम 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन सी, ठीक है। राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट करो इसे। तो गाइस ये हो गया कैथोडिक हाफ सेल के लिए। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके तुम लोगों को पढ़ा सकता था, बट फिर वो लिंक नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर कंप्लीट सेल, ठीक है। सेकंड थर्ड टाइप हम लोगों ने ये सेकंड टाइप देखी थी, बी टाइप, ठीक है। अब सी टाइप फॉर कंप्लीट सेल, फॉर कंप्लीट सेल अगर मैं पूरे कंप्लीट सेल की बात करूँ तो क्या देखना है, तो इस कंप्लीट सेल में क्या होगा। गाइस ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें ये टॉपिक तुम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया है ना, तो इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा हेवी लग सकता है ये डाउट। गाइस कंप्लीट सेल में होता क्या है, एडिशन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो एनोड और कैथोड को मिक्स कर दो, एनोड और कैथोड को मिक्स कर दो, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, अरे वो पहले वाली डायग्राम वापस बना रहा हूँ, टाइम पास है, थोड़ा सा तुम लोगों को भी रिलैक्सेशन, तुम लोगों को ये पूरा वापस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों का बल्ब कुछ पकड़ लो, ठीक है।
and so this is zinc, this is copper, this is ZnSO4, and this is CuSO4. अब इधर सॉल्ट ब्रिज। अब गाइस इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे, पहले 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 एनोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, चलो बताओ, ये रिएक्शन लिखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। एनोड के ऊपर क्या होता है? एनोड, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, किसका होगा? जिंक का। तो गाइस एनोड के ऊपर जिंक जो है वो सॉलिड से बनेगा Zn+2 एक्वियस, और उसने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझा? अब गाइस कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन, वेरी नाइस। कैथोड पे रिडक्शन किस चीज का होगा? CuSO4 के Cu+2 का होगा। तो Cu+2 एक्वियस gives us, सॉरी, +2 इलेक्ट्रॉन। एनोड ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो कैथोड ने एक्सेप्ट किए, एंड वो बना गया Cu सॉलिड। गाइस ओवरऑल रिएक्शन, व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन बताओ? इधर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, अपने को मिलेगा जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड Cu+2 aqueous, giving us Zn+2 aqueous plus Cu solid। बताओ रे जरा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो ओवर हियर वैल्यू ऑफ n इज 2। गाइस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए। इधर ये 4 है क्या? बिल्कुल नहीं। इधर ये 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। आर यू गेटिंग इट? ओके। एंड अब ई सेल, ई सेल निकालना कैसे? ये एक अच्छी चीज आई। अब गाइस देखो, यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। एंड जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है +0.76, एंड यहाँ पे हो रहा था रिडक्शन, मतलब ई रिडक्शन विच इज +0.34 वोल्ट। मुझे बताओ ई सेल कितना होगा पे फिर? ई सेल कितना आना चाहिए बताओ? चलो देखते हैं किसके पास कॉमन सेंस है। अदरवाइज अभी के लिए ये जो नंबर लिख के दे रहा है वो लिख के रखना, बाकी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो ई सेल कितना आना चाहिए? ई सेल, हाँ श्रेयस करेक्ट बोल रहे हो। ई सेल आएगा इन दोनों की एडिशन, ठीक है? तो ई सेल आएगा इन दोनों की एडिशन विच इज 1.1 वोल्ट। बाकी सारी चीजें मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब पहले हम लोग अपने टास्क के ऊपर आते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आएंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों को बहुत रेयरली ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? सेल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त तुम लोगों को लेफ्ट टू राइट जाना है, जैसे जाना लेफ्ट टू राइट। गाइस लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सबसे पहले अपने को क्या दिखता है? सबसे पहले अपने को दिखता है जिंक सॉलिड फॉर्म में। अब जिंक के बाद हम लोग चले जाते हैं सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन यार किसका है? सोल्यूशन किस चीज का है? सोल्यूशन ZnSO4 का है। एंड ZnSO4 जो है वो एक्वियस फॉर्म है, तो सिंगल डैश एक्वियस फॉर्म में ZnSO4। ये समझ आ रहा है? फिर गाइस ZnSO4 के बाद आता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज दिखाते हैं डबल एरोस से, सॉरी डबल वर्टिकल लाइंस से। तो ये 2 वर्टिकल लाइंस, ये 2 वर्टिकल लाइंस, समझ रहे हो? सॉल्ट ब्रिज। अब गाइस सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे जाके ओपन होता है? सॉल्ट ब्रिज CuSO4 में जाके ओपन होता है। एंड CuSO4 किसे कनेक्टेड है? तो CuSO4 कॉपर सॉलिड को कनेक्टेड है। एंड इस तरह से
हम लोग लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। गेटिंग इट और नॉट? समझ रहे हो? ठीक है। अगेन हम लोग प्रॉपर सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा एक टॉपिक डिस्कस करने वाला है। ये मैं तुम लोगों को नर्न्स इक्वेशन में एक छोटी सी आइडिया दे रहा हूँ। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने जस्ट एक छोटी सी आइडिया दी है। डाउट रहेंगे, बहुत लोगों को अभी भी डाउट रह सकता है। अलग से हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। ओके। अब गाइस, इसके लिए नर्न्स इक्वेशन, धनंजय आपकी क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे पाऊंगा, अभी हम लोगों के पास इतना टाइम बचने वाला है नहीं। गाइस, बहुत लोगों को ये डाउट है कि सर यहाँ पे आपने ये +0.76 लिखा, बट ऊपर लिखते देते वक्त आपने -0.76 लिखा था। मुझे याद है ये मैंने माइनस लिखा था, और मुझे ये भी पता है मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। दोनों करेक्ट है। एंड ये क्यों है, बट वो अभी अपने पास उतना टाइम है नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए गाइस नर्न्स इक्वेशन इसकी लिख देते हैं। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बराबर। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस जो है, यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइंस जो है, वो सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती है। सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज होता है यहाँ पे। तो गाइस ई सेल जो आया वो हम लोगों का आया 1.1 -0.06 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट। गाइस इस इक्वेशन में प्रोडक्ट दो है, दोनों में से कौन सा यूज करोगे बताओ? इस इक्वेशन में दो प्रोडक्ट है, पूरे ओवरऑल सेल के रिएक्शन में दो प्रोडक्ट है, किसको यूज करोगे? Zn+2 यूज करोगे। वेरी नाइस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन रिएक्टेंट। अब गाइस यहाँ पे वापस दो दो रिएक्टेंट है, तो किसे यूज करोगे? तो कॉपर+2 को ही यूज करेंगे। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नर्न्स इक्वेशन एंड दिस इज हाउ वी यूज इट। ये इसके ऊपर अभी हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन किया नहीं है, ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। ओके, समवन इज आस्किंग कि सिर्फ Zn क्यों नहीं दिया? अरे यार, सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1। ठीक है। यस, करेक्ट बोल रहे हो। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है 1, तो इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। सॉलिड को यूज करके कुछ फायदा होगा ही। ओके, सो गाइस, आई थिंक वी कैन स्टॉप ओवर हियर। Okay. So from this point onwards, we'll continue in next lecture. Till then, see you next time. Bye bye. Thanks for listening.